विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा चैप्टर चल रहा है, उसकी दूसरी कड़ी में आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या आधार हो सकते हैं। इसके आधारों को हमने 5 भागों में बांटा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और राष्ट्रीय व्यापार हमने देखा, एक राष्ट्र के आंतरिक सीमाओं के अंतर्गत होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को के आधार के रूप में पहला टॉपिक है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, यानी जितने भी राष्ट्र है विश्व में, सभी राष्ट्रों के जो संसाधन है, प्राकृतिक या कृत्रिम किसी भी प्रकार के संसाधन हो, उनके वह क्या है समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं, वो उनमें भिन्नता पाई जाती है। किसी भी देश में संपूर्ण संसाधन नहीं पाए जाते हैं। लगभग विश्व में 2000 ज्ञात खनिज है, उनमें से लगभग 200 खनिज महत्वपूर्ण है और उनमें से भी लगभग 60 खनिज ही अत्यधिक उपयोग में लिए जाते हैं। फिर भी उनमें भिन्नता पाई जाती है। हर देश में अलग अलग प्रकार के खनिजों की बहुलता होती है। किसी में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, किसी में कौन से खनिज की अधिकता होती है। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है, यानी एक देश की जरूरत होती है, उसे आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे भारत में मार्बल अधिक है, तो भारत से क्या किया जाता है, यूरोपीय देशों में आयात किया जाता है मार्बल। तो यहाँ पर वह संसाधन अधिक है यूरोपीय देशों में, जैसे विनिर्माण की प्रकृति औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, तो वहाँ से हम विनिर्माण की वस्तुओं का क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो इस प्रकार आयात और निर्यात होता है। तो भौतिक संरचना जैसे कि भूभाग, उच्चावाच, मृदा, जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित है। यानी कि भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान हम देखें कि उसकी आंतरिक संरचनाएं कैसी है, कौन सी चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय, उषादिक, आंतरिक, तो उनमें अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। उच्चावाच यानी ऊंचा नीचाई, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी, घाटी, पठार, मैदानी क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार के देशों में होते हैं। मृदा काली है, दोमट है, पीली है, उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, कैसी है, तो उसी के हिसाब से कृषि कार्य किया जाता है। वहां पर उन देशों में जलवायु कैसी है, उष्ण है, शीतोष्ण है, शीत कटिबंध है, किस प्रकार की जलवायु है, वह वहां के प्राकृतिक और स्थानीय लोगों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार एक देश से दूसरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो पहला कारक है भौगोलिक संरचना, यानी भौगोलिक संरचना प्रभावित करती है। भौगोलिक संरचना कैसे प्रभावित करेगी? जैसे कि किसी देश के भौगोलिक संरचना पर्वतीय है या पठारी है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा, अधिक पर्यटन होगा। पठारी क्षेत्रों में कृषि कार्य भी किया जाता है और खनिज संसाधन भी प्राप्त होते हैं। दूसरा है खनिज संसाधन, जैसे खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधन अधिकतर पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पर पठार होगा उन क्षेत्रों में खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, यूरेनियम है, सोना, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट, मार्बल, पत्थर, चूना पत्थर, ये किसी देश में बहुलता अधिक होती है, किसी देश में कम होती है, तो वह आयात और निर्यात का कार्य इनके द्वारा करते हैं। जलवायु कैसे प्रभावित करेगी? जैसे कि किसी देश की जलवायु शीत है और किसी की उष्ण है, तो शीत वाले जो प्रदेश है उनमें ऊन की कृषि अधिक होगी, यानी ऊन उत्पादन अधिक होगा। और जो उष्ण है उनमें जैसे हम देखें केला, कहवा, दूध आदि वस्तुएं क्या होती है, अधिक उत्पादन होती है। तो ऊन वाले प्रदेश क्या करेंगे, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को ऊन निर्यात करेंगे और उष्ण वाले क्या करेंगे, कहवा निर्यात करेंगे। यानी यह उष्ण जलवायु का पौधा उष्ण जलवायु में ही
पैदा होगा और शीतोष्ण जलवायु का पौधा शीतोष्ण जलवायु में ही लग पाएगा। इस प्रकार ये कारक प्रभावित करते हैं राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। दूसरा कारक है जनसंख्या कारक, यानी किसी भी देश की सबसे आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य कौन करेगा? जनसंख्या करेगी। किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है जनसंख्या, जो हमने चैप्टर 2 में देखा था हमारे में। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। यानी उसका आकार कितना है, जैसे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, तो यानी विशाल आकार है, चीन की भारत से भी ज्यादा है। वितरण कैसा है, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, वहां पर वितरण समान है या विरल है, सघन है, कैसा वितरण है। विविधता, यानी वहां पर विविधता जनसंख्या, जैसे उत्तरी भारत के व्यक्ति है जो क्या करते हैं, भोजन के लिए प्राथमिकता देते हैं गेहूं और चावल को। दक्षिणी भारतीय लोग चावल और मांस को प्राथमिकता अधिक देते हैं। तो ये वहाँ की विविधताएं, सांस्कृतिक विविधताएं हम देख सकते हैं। उसमें सांस्कृतिक विविधताओं में जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार की मिट्टी से संबंधित ब्लू पोट्री ऐसे कार्य किए जाते हैं, मटके पे बनाए जाते हैं निशान और उन्हें बेचा जाता है। यहाँ की वेशभूषा अलग प्रकार की है लोगों की, तो वह वहाँ से जो वस्तुएं आयात होती है उनका उपभोग ये करते हैं और इन वाली वस्तुओं का उपभोग विदेशी व्यक्ति करते हैं। जैसे इसमें सांस्कृतिक कारक हम देखें, सांस्कृतिक कारक के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं हमारे यहाँ और उनको निर्यात किया जाता है। हमारे यहाँ पर कपड़े का कच्चा माल तैयार किया जाता है और विदेशों में निर्यात किया जाता है। दूसरा कारण है जनसंख्या का आकार, यानी जनसंख्या विशाल है तो वहां पर बाजार भी क्या होगा? अधिक होगा। क्रय, दूसरा कारक इसमें उनकी क्रय शक्ति कितनी है, यानी लोगों की खरीदने की क्षमता कितनी अधिक है या नहीं है, उसके आधार पर व्यापार तय होगा। यानी जैसे भारत है तो भारत में विशाल जनसंख्या का आकार है पर सभी लोगों की क्रय शक्ति समान नहीं है, असमान रूप से वितरित है। तो कुछ लोग कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं की, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, कुछ अधिक वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार जनसंख्या कारक क्या करता है? प्रभावित करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। तीसरा कारक है आर्थिक विकास की प्रावस्था, यानी किसी देश की आर्थिक विकास या अवस्था कैसी है, यानी उस देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है। देशों के आर्थिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव प्रकार परिवर्तित हो जाता है। यानी जिस देश की आर्थिक स्थिति जैसे जैसे परिवर्तित होगी वैसे वैसे उसमें जो कार्य किया जाता है या पद्धति है कार्य करने की वह बदलती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। यानी लोगों की जीवन दशा बदलती जाती है, आवश्यकताएं बदलती जाती है। जैसे जैसे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी। आवश्यकताएं बढ़ेगी तो यहाँ पर निवेश बढ़ेगा, यानी आयात बढ़ेगा, लोगों को अधिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी तो वह आयात करेंगे और निर्यात भी करेंगे। इस प्रकार यह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। चौथा पॉइंट है विदेशी निवेश की सीमा, यानी विदेशी निवेश। जैसे कुछ देश ऐसे होते हैं जो विकास तो करना चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं होता है। जैसे भारत देश है, भारत देश में अपार भौतिक संपदाएं है, क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, तो उनको रोजगार भी चाहिए और विकास भी होना चाहिए। तो भारत देश है तो हम बात करें भारत की, जैसे
तो भारत में जैसे रोड बनानी हो तो रोड के लिए पैसे नहीं हो तो वह क्या करेगा, निवेश लाएगा। रोड बनाने वाली कंपनियां भारत देश में निवेश करेगी और वह अपनी टेक्नोलॉजी से रोड बनाएगी। उस रोड बनाने के साथ साथ वह यहाँ के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाएगी और यहाँ का विकास भी हो पाएगा उनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस प्रकार विदेशी निवेश किया जाता है। जो FDI बोलते हैं वह इसी का भाग है, विदेशी निवेश की सीमा। यानी कुछ देशों में ये सीमाएं लगी हुई होती है कि इतना प्रतिशत 10% विदेशी निवेश हो सकता है, कुछ देशों में 100% विदेशी निवेश को लागू किया गया है, कुछ में नहीं किया गया है, कुछ में सीमाएं होती है। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है जिनके पास खनन, तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काष्ठ कबाड़, बागवानी, कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या है, तेल खनिज संपदा है, पर उसे निकालने के लिए हमारे पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो हमने क्या किया, बाहर से कंपनियां यहाँ पे आई और उन्होंने सर्वेक्षण किया और ज्ञात किया कि कहाँ कहाँ पर तेल है और फिर उन्होंने निकालने की शुरुआत की। तो इस प्रकार से विदेशी निवेश आता है और वे वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करते हैं। दूसरा, जैसे कृषि कार्य में टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया जाता है, विदेशी निवेश किया जाता है। अच्छी अच्छी किस्म की फसलों को अधिक गुणवत्ता, अधिक प्रति हेक्टेयर उपज, इनके लिए वहाँ बागवानी कृषि का कार्य किया जा सकता है। इससे क्या होती है, लोगों के पास आय अधिक आती है, यानी ये इनसे पैसे अधिक प्राप्त होते हैं बागवानी कृषि से। परिवहन अगला महत्वपूर्ण कारक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। परिवहन जैसे हमने देखा था पिछले पार्ट में, परिवहन जहाज, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, इनके माध्यम से। तो विदेशी व्यापार किसके माध्यम से होगा, अधिकतर जल मार्गों के द्वारा या वायु मार्गों के द्वारा होता है। क्योंकि हमने देखा था कि रेल मार्ग और सड़क मार्ग सिर्फ एक देश के आंतरिक भागों में प्रचलित है, दूसरे देशों से बहुत कम जुड़े हुए हैं। तो वह व्यापार किससे होगा, आंतरिक जलीय या वायु मार्ग के द्वारा किया जाता है। और तो परिवहन के द्वारा ही व्यापार किया जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवागमन के लिए। तो परिवहन पुराने समय में भी परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। यानी पुराना जो समय था उसमें क्या था, परिवहन के संसाधन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वहां का व्यापार कहाँ किया जाता था, सिर्फ स्थानीय क्षेत्रों में ही व्यापार किया जाता था वहां पर। क्योंकि परिवहन की सुविधा नहीं थी, इस वजह से वे दूसरे स्थान पे नहीं जा पाते थे। जैसे जैसे परिवहन की व्यवस्था हुई वैसे वैसे व्यापार बढ़ने लगा। दूसरा, जोखिम होता था, इस प्रकार से व्यापार नहीं किया जाता था पहले। तो जैसे जैसे परिवहन की व्यवस्था हुई वैसे वैसे व्यापार बढ़ने लगा। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम, मसाले में व्यापार किया जाता था। यानी उस समय सिर्फ उच्च मूल्य की जो वस्तुएं होती थी उनका व्यापार किया जाता था, जैसे रत्न, सोना, चांदी, आभूषण, रेशम और मसाले, इनका अधिकांशतः आयात निर्यात किया जाता था, वह भी समीपवर्ती देशों में, आसपास के समीपवर्ती देशों में, क्योंकि परिवहन के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। वर्तमान में सड़क, रेल, समुद्री, वायु और पाइपलाइन आदि परिवहन के क्या है, साधन है। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। किसी भी वस्तु का आयात और निर्यात किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है किसी भी वस्तु को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 5 महत्वपूर्ण आधार हमने देखे। पहला, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। अगर भिन्नता ही नहीं होगी, सभी में समान संसाधन होंगे, तो राष्ट्रीय जो प्राकृतिक संसाधन है उनका तो व्यापार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास ही उस प्रकार के संसाधन होते हैं। और भिन्नता होगी तो इस व्यापार होगा, क्योंकि उनको उनकी आवश्यकता होगी।
जनसंख्या कारक, यानी जनसंख्या कितनी अधिक कम है, जनसंख्या अधिक होगी तो मांग अधिक होगी, कार्य अधिक होगा। तीसरा कारक आर्थिक विकास की प्रावस्था, यानी आर्थिक विकास की कैसी अवस्था है, जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे वहाँ का विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा। विदेशी निवेश की सीमा, जो देश असमर्थ होते हैं अपने विकास कार्यों में, तो उनके लिए क्या किया जाता है, विदेशी निवेश किया जाता है, विदेशी कंपनियां निवेश करती है। परिवहन के संसाधन यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परिवहन के संसाधन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, ये 5 महत्वपूर्ण आधार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, दूसरा टॉपिक है इसी में हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, कि इसके व्यापार के पक्षों को हम देखते हैं 4 प्रकार से। पहला पक्ष हमारा है व्यापार का परिणाम, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स। दूसरा है व्यापार संयोजन, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड्स। तीसरा है व्यापार की दिशा, तीसरा क्या है, व्यापार की दिशा। चौथा है व्यापार संतुलन। तो इस प्रकार से 4 मुख्य इसके पक्ष है, व्यापार का परिणाम, व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा और व्यापार संतुलन। व्यापार का परिणाम किसे कहेंगे हम, यानी किसी वस्तु के कुल मूल्य को क्या कहेंगे, व्यापार का परिणाम कह सकते हैं हम, यानी किसी भी कोई भी वस्तु हो उसके कुल मूल्यों को परिणाम कहेंगे, क्योंकि इसे हम तोल नहीं सकते, व्यापार को तोल नहीं सकते, इसलिए इसका मानक क्या निकाला गया है, कुल मूल्य, यानी कितने पैसों में निर्यात आयात किया गया, कुल मूल्य को क्या कहेंगे हम, व्यापार परिणाम। व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है। क्या किया जाता है, व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है। दूसरा है व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन, इसमें आयात और निर्यात के प्रकार में परिवर्तन को देखा जाता है, यानी कि पहले जो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में किन वस्तुओं का आयात निर्यात अधिक किया जाता था और वर्तमान में किन वस्तुओं का आयात निर्यात अधिक किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्राचीन समय में प्राथमिक वस्तुओं का आयात निर्यात अधिक किया जाता था, और अब क्या किया जाता है, विनिर्माण परिवर्तित वस्तुओं को अधिक निर्यात किया जाता है, उनका निर्यात अधिक किया जाता है। जो प्राचीन काल में क्या किया जाता है, प्राथमिक वस्तुओं यानी सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, और अभी वर्तमान काल में तो प्राचीन समय में प्राथमिक और वर्तमान समय में द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप की ओर बढ़ रहे हैं, यानी विनिर्माण की वस्तुओं का निर्यात अधिक किया जाता है। वह किसके द्वारा किया जाता है, यूरोपीय देशों के द्वारा किया जाता है, और जो विकासशील देश है उनके द्वारा प्राथमिक वस्तुओं या कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। तो ये क्या है, व्यापार संयोजन है। व्यापार संयोजन क्या, आयात निर्यात के प्रकार में परिवर्तन को हम व्यापार संयोजन कह सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड कह सकते हैं। व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार की क्या दिशा है। तो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति, यानी निर्यात कौन सी वस्तुएं की जा रही है, उनकी क्या प्रकृति है, और आयात की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति क्या, व्यापार की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है। जैसे हम बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप की, या भारत देश या बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अधिकांशतः प्राकृतिक संसाधनों या जो प्राथमिक क्रियाकलाप में या अधिक लेबर वाली वस्तुएं होती है उनका निर्माण होता है, जिनमें अधिक जनसंख्या चाहिए होती है या सस्ता सुलभ होता है
श्रम उन वस्तुओं का क्या किया जाता है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। और जो वस्तुएं टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है यानी उच्च कोटि की वस्तुएं होती है उनका क्या किया जाता है, यहाँ पर आयात किया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ की प्रकृति है, आयात और निर्यात की प्रकृति है, दिशा है, डायरेक्शन है यहाँ का। तो व्यापार की दिशा क्या है, व्यापार का डायरेक्शन क्या है, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति और आयात की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति है। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी व्यापार संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं या व्यापार संतुलन किसे कहेंगे हम, तो व्यापार संतुलन तो हम कहेंगे आयात व निर्यात के मूल्यों में अंतर को क्या कहेंगे, व्यापार संतुलन कहेंगे। आयात व निर्यात के मूल्यों में अंतर को क्या कहेंगे हम, व्यापार संतुलन कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। तो इसमें आयात और निर्यात के मूल्यों में अंतर हम देख सकते हैं, जैसे धनात्मक दो प्रकार से देख सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, दो रूप से हमें इनमें अंतर मिलता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक कब होगा, आयात क्या होगा, कम होगा, आयात तो क्या कम हो और निर्यात अधिक हो, यानी आयात तो कम किया जाए और निर्यात अधिक किया जाए। जैसे मशीनरी हिंदुस्तान में कम लाई जाए, आयात कम किया जाए और निर्यात अधिक किया जाए। जैसे हमारे मसाले हम निर्यात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से प्राप्त संसाधन, खनिज पदार्थ निर्यात अधिक करते हैं, तो उनका निर्यात अधिक किया जाए, यानी पैसा अधिक आए और पैसा कम हम दे किसी को, तब भी क्या होगा, धनात्मक होगा। हमारे यहाँ व्यापार क्या होगा, धनात्मक स्थिति में होगा, यानी वस्तुओं का इंपोर्ट कम किया जाए और एक्सपोर्ट अधिक किया जाए तो धनात्मक स्थिति होगी। ऋणात्मक उसकी उल्टा होगा उसका, जैसे आयात अधिक किया जाए किसी भी वस्तु का और निर्यात कम हो, जैसे अभी वर्तमान में हमारे देश में यही स्थिति है और जो विकसित देश है उनमें ऊपर वाली स्थिति होती है। तो हमारे यहाँ क्या किया जाता है, आयात अधिक किया जाता है और निर्यात कम किया जाता है। यहाँ पर निर्यात क्या किया जाता है, कम किया जाता है यहाँ पर, और आयात अधिक किया जाता है, एक्सपोर्ट अधिक और इंपोर्ट कम किया जाता है यहाँ पर। तो व्यापार संतुलन यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं आयात और निर्यात के मूल्यों में अंतर को क्या कहेंगे, व्यापार संतुलन कहेंगे। व्यापार की दिशा, वस्तुओं की प्रकृति को क्या कहेंगे, व्यापार की दिशा कहेंगे। व्यापार संयोजन क्या कहेंगे, आयात